हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। हम जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का JKAS 2022 प्रीलिम्स पेपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने 1 to 50 क्वेश्चंस उसके डिस्कस कर लिए हैं। एंड जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो हमारे चैनल में जाके चेक कर सकता है। एंड आल्सो JKAS 2021 का पेपर भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसको हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 51 to 100 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, हमारा मोटिव सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताना ही नहीं होगा, हम उसको एनालाइज करेंगे कि आपके लिए आपके एग्जाम्स जो आने वाला एग्जाम है JKAS जो जुलाई में होगा, कंडक्ट किया जाएगा, कि उसके लिए आपको कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड आप इन क्वेश्चंस को 51 to 100 मेरे साथ साथ करने की कोशिश करना और बताना मुझे कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल्स में होते तो आप कितने क्वेश्चंस इन 50 में से अटेम्प्ट कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 51, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री क्लोजर मोशंस एंड दियर डेफिनेशंस। तो हमें दी है क्लोजर मोशंस जैसे सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर, गुलिनटोइन क्लोजर। ठीक है, और इनके हमें डेफिनेशंस बताया है। ठीक है, और हमें पूछा कि कितने स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है करेक्ट। ठीक है, ओनली 1 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 हैं, 3 हैं या 4 है। फर्स्टली सिंपल क्लोजर, इट इज वन व्हेन ए मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैज़ बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड एंड बीन नाउ पुट टू वोट। मतलब सिंपल क्लोजर में क्या किया जाता है कि मैटर को जब अच्छी तरह से सफिशिएंटली डिस्कस कर लिया जाता है और उसके बाद उसको पार्लियामेंट में वोट के लिए रख दिया जाता है। सो जैसे सिंपल क्लोजर की यही डेफिनेशन है। ठीक है, सो ये क्या हमारी राइट स्टेटमेंट। सेकेंड, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, ओनली इम्पॉर्टेंट क्लासेस। कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस आर टेकन फॉर डिबेट। डिबेट के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लासेस को लिया जाता है एंड वोट किया जाता है और इंटरवीनिंग क्लासेस को स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है जिसमें इंपॉर्टेंट क्लासेस लेते हैं हम डिबेट के, वो डेफिनेशन है कंगारू क्लोजर की। याद रखना, कंगारू क्लोजर में हम क्या करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लासेस को ही डिस्कस करते हैं मैटर के और उसको हम क्या कर देते हैं, वोटिंग के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन रॉन्ग। Kangaroo closure. In this case, the classes of a will or a lengthy resolution are grouped into parts. याद रखना, अगर एक लेंथी रेजोल्यूशन को पार्ट्स में ग्रुप किया जाता है, फिर उस पर हम डिस्कशन करते हैं, देन उसको वोट के लिए रखते हैं, तो वो जो डेफिनेशन है वो है कंपार्टमेंट्स वाले की। ठीक, ना कि कंगारू। मीन्स इन्होंने क्या किया है, ये वाली डेफिनेशन, इन दोनों डेफिनेशंस को क्या कर दिया, ये इंटरचेंज। ठीक है, तो ये भी हमारी हो गई रॉन्ग स्टेटमेंट। कंपार्टमेंट्स में हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और कंगारू में हम इंपॉर्टेंट क्लासेस को लेते हैं। ठीक, गुलोटाइन क्लोजर, इट इज वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लासेस ऑफ ए विल आर ए रेजोल्यूशन आर आल्सो पुट टू वोट। मतलब जो अनडिस्कस्ड क्लासेस हमने बिल्कुल पूरी तरह से डिस्कस नहीं किया, जो अनडिस्कस्ड पार्ट है उसको भी वोट के लिए हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम की कमी की वजह से। तो यस, ये किसकी डेफिनेशन है, गुलियोटाइन क्लोजर की डेफिनेशन की। सो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स क्या है, राइट स्टेटमेंट्स। तो हमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट्स, वी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट। ये है हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन। तो जिसने भी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक्स का पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा है तो उसको ये वाला क्वेश्चन वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता था। 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें पूछिए कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स, हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स। ठीक है, ये जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वुड recommend of the outgoing Chief Justice of India for the appointment of the next Chief Justice of India. Yes, this is the right statement. क्योंकि जो हमारे जा रहे होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको रिकमेंड करते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर, किसके लिए रिकमेंड करते हैं, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट, whenever there is any doubt, ठीक है, doubt about the fitness of the senior most judge to hold the office of the chief justice of India, जब भी हमें senior most judge की अगर फिटनेस पे डाउट है जो कि अपॉइंट करना है हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कंसल्टेशन विद द अदर जजेस एज इनविसाइज्ड in article 124(2) of the constitution would be made for the appointment of the next chief justice of India। तो हम इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग
अदर जजेस के साथ क्या कर सकते हैं, कंसल्ट, ताकि हम नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या कर सकें, अपॉइंट। तो यस, दिस इज आल्सो दी राइट स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको रीड कर लेना। 3 आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जब रिसिप्ट मिलती है रिकमेंडेशंस की, द जूनियर मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स, जो जे वाले जूनियर मिनिस्टर होते हैं, विल पुट द रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने पेश करते हैं। तो ये वाली हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के सामने नहीं, प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन दी अपॉइंटमेंट। ठीक है, सो हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। 1 और 2 के हैं राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, 1 और 2। सो आप समझ रहे होंगे एग्जाम्स की डिफ़िकल्टी। दी इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये जो मॉडल है पॉलिसी मेकिंग का, ये किसने प्रपोन्ड किया था? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है चार्ल्स लिंडबॉम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको जान तो आती हैं तो करो, नहीं आते हैं तो फिर इनको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई भी 50-50 पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आपको ये आती हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अनलाइक द राज्यसभा चेयरमैन, अनलाइक। ठीक है, राज्यसभा चेयरमैन ऐसे नहीं कर सकते हैं। द स्पीकर हैं जो लोकसभा के, वो कैनॉट सस्पेंड ए मेंबर विदाउट अडॉप्टिंग ए मोशन फॉर सस्पेंशन। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा सस्पेंड नहीं कर सकते किसी भी मेंबर को बिना उस मोशन ऑफ सस्पेंशन अडॉप्ट किए। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ऐसा कर सकते हैं। तो क्या ये राइट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है? ये हमारी राइट स्टेटमेंट। ठीक है, सॉरी, ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट, राज्यसभा के चेयरमैन ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पूछा है इनकरेक्ट कौन सी है, तो ये भी हमारी इनकरेक्ट होगी। सेकंड को देखते हैं, व्हाइल द राज्यसभा चेयरमैन इज एम्पावर्ड टू प्लेस ए मेंबर अंडर सस्पेंशन, द अथॉरिटी फॉर रेवोकेशन ऑफ दिस ऑर्डर इन नॉट वेस्टेड हिम। ये बोल रहे हैं कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके पास ये पावर है कि किसी भी मेंबर को वो अंडर सस्पेंशन रख सकते हैं, लेकिन उनको रिवोक करने को, इस ऑर्डर को रिवोक करने की जो पावर है, अथॉरिटी है, वो उनके पास नहीं है, लेकिन वो भी पावर उन्हीं के पास है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे हैं इनकरेक्ट, और हमें पूछा उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट से, तो इसका राइट आंसर होता है सी। अगर आप इधर इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लेते हैं तो आप दोनों डी आंसर लगा के आते हैं, जबकि वो आपका क्या होता है, गलत। सो अच्छे से ये रीड करना है कि करेक्ट है इनकरेक्ट। होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 55, वट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज ए कन्वेंशन। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको मेंशन नहीं किया है लेकिन इन स्टेटमेंट्स में से, लेकिन उसको हम कन्वेंशन के तौर पे फॉलो करते हैं। ठीक है, ए द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, मतलब लोकसभा से ही फाइनेंस मिनिस्टर होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ना इसको हम कन्वेंशन के तौर पे ऐसे फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, लेकिन वो हमारे लोकसभा में से, लोअर हाउस में से नहीं थे, राज्यसभा में से इलेक्ट हुए थे। ठीक है, B. The Prime Minister has to resign if he loses the majority in the lower house. ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। अगर प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी जो है वो लूज कर देती हैं लोअर हाउस मतलब लोकसभा में, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन। जैस ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और हम लेकिन कन्वेंशन के तौर पे इसको फॉलो करते हैं। सो इसका 55 का जो राइट आंसर होगा वो क्या है, बी। ठीक है, ऐसे हम सी डी भी देख लेते हैं। ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी के सभी सेक्शंस रिप्रेजेंट होने चाहिए, नहीं ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ना ही कन्वेंशन के तौर पे फॉलो किया जाता है। ठीक है, इफ वो दी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिमिट ऑफिस साइमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट विल ऑफिशिएट एज ए प्रेसिडेंट। बोल रहे हैं अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों इकट्ठे ऑफिस छोड़ दें तो स्पीकर जो है लोअर सभा के वो प्रेसिडेंट बनेंगे, नहीं वो नहीं प्रेसिडेंट बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर है बी। 56 मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट। ठीक है, हमें लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 हमें इनको क्या करना है, मैचेस करना है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अगर जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नो। अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, ऑर्डिनेंस। जैसे अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस होंगे। ठीक है, ए विद 3, तो ए भी नहीं होगा हमारा एंड सी भी नहीं होगा। ठीक है, A3 होने से D ऑटोमेटिकली क्या हो गया हमारा 2।
डी क्या होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन करने लगेंगे तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन और ऑर्डिनेंसेस, तो क्या होगा, ऑर्डिनेंस, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के साथ ऑर्डिनेंस, बी के साथ 4, बी के साथ 4, तो हमारा राइट आंसर क्या है, वी। सी के साथ 1, क्वासी जुडिशियल फंक्शन किसके साथ मैच कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन क्यों आया था, क्योंकि ये एग्जाम हुआ था 2022 जुलाई में, ठीक है। और उसी दौरान हमारे प्रेसिडेंट के क्या हुए थे, इलेक्शन, तभी ये क्वेश्चंस क्या हमारे करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि डू नॉट पार्टिसिपेट, इस पे फोकस करना, डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आपको पता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में कौन कौन करता है पार्टिसिपेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस मीन लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट की जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव स्टेट की काउंसिल्स नहीं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो इन्होंने बोला है डू नॉट पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर नहीं करते होंगे, नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ दी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यस, ये क्या हमारा राइट, क्योंकि इन्होंने डू नॉट पार्टिसिपेट पूछा है, ठीक है। देन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनमें से इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते हैं, और उन्होंने पूछा कि कौन नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनमें से ना ही इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट, तो ये भी हमारा आंसर्स में आएगा, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जूटी लेजिस्लेटिव, एक और बात, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो भी करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर्स जूटी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जूटी लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा डू नॉट पार्टिसिपेट, तो ये वाला हमारे में नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। तो कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, ओनली 3। ये वाला थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। हो सके तो दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से एक बार देख लेना। सो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, हमें असर्शन दिया और रीजंस दिए और हमें करेक्ट वन चूज करना है। So assertion the altruistic surrogacy involves no monetary compensation, monetary means money, में कोई भी मनी नहीं दी जाती to the surrogate mother, ठीक है। इस सरोगेसी में कोई भी मनी नहीं दी जाती सरोगेट मदर। अभी सरोगेट मदर्स कौन सी मदर्स होती हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स मदर एंड फादर हैं किसी बेबी के, ठीक है, लेकिन ये फीमेल जब मदर माँ नहीं बन सकती तो क्या किया जाता है, IVF किया जाता है, और इससे ओवरी लेके और इस स्पर्म से लेके IVF करके किसी थर्ड फीमेल्स में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो थर्ड फीमेल है जो कि बेबी को बर्थ देती है, इसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर, ठीक है। बट बेबी जो होते हैं, बेबी के पेरेंट्स, वो जे 2 होते हैं, ठीक है। जे कौन सी मदर होती है, सरोगेट मदर, जो कि बेबी को क्या देती है, बर्थ। सो अल्ट्रूसिव कंपनसेशन नहीं दी जाती है सरोगेट मदर को। रीज़न क्या है कि ओनली मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आर गिवन, थी उसकी सरोगेट मदर की प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, जैसे ये भी किया हमारी राइट स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन रीज़न ये वाला नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न हैं कि क्यों उसको मनी नहीं दी जाती, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो फिर बड़ी सारी लेडीज़ को पैसे दे के फिर ऐसे प्रेगनेंसी की जा सकती है। सो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 59, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिक्लेयर द लोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी सीट की लोकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दिल्ली को डिक्लेयर किया गया है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये क्या हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अदर प्लेसेस एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की सीट को ओनली
अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के बाद, ठीक है। देन थर्ड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट टू चेंज द सीट ऑफ लोकेशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कर सकते हैं कि अपनी सीट चेंज करें, लेकिन ये भी क्या हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर। सो हमारी सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 2, तो हमारा आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। हमें पर्सन्स दिए हैं और बताया कि किसके आगे वो ओथ लेते हैं, ठीक है, और कितनी स्टेटमेंट्स इनमें से क्या है राइट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के आगे लेते हैं, यस, ठीक है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे लेते हैं, नहीं, ये लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसिडेंट, राइट आंसर। अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नो, ये भी किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट। सो हमारी कितनी स्टेटमेंट्स राइट हैं, 2, 1 and 2, सो ओनली 2, बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट्स। द वर्ड कैबिनेट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एडेड इन 1978 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो यस, कैबिनेट जो वर्ड है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, इसको ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो ये हमारी है राइट स्टेटमेंट। मिनिस्टर्स ऐसे मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट डस नॉट इंक्लूड डिप्टी मिनिस्टर। मिनिस्टर्स की डेफिनेशन में डिप्टी मिनिस्टर्स नहीं आते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, डिप्टी मिनिस्टर्स भी आते हैं। सो ये होगी हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट दी है हमें। सो हमारी सिर्फ कौन सी है, 1A, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 62, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलासफर। कौन से फिलासफर ने ये वाली थ्योरी दी थी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स एग्जीक्यूटिव की अलग पावर्स होनी चाहिए, जुडिशरी की अलग होनी चाहिए और लेजिस्लेचर की अलग होनी चाहिए। तो ये दी थी हमारे बी मोंटेग्यू जी ने, ठीक है। अभी पॉलिटिकल खत्म हो गए क्वेश्चंस, अभी इकोनॉमिक स्टार्ट हो गए। 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Sunset clause in legislation is one which provides that after a particular date it ceases to exist। बोल रहे हैं कि सनसेट क्लास वो होता है कि जिसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है कि इस डेट तक ये वाली स्कीम चलेगी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई स्कीम है, ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं कि बस 2025 तक चलेगी। एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो 26 के वो 1 जनवरी 2026 को ये वाली स्कीम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सनसेट क्लासेस यही होते हैं कि जिसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है और उसके बाद वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या है राइट, ठीक है। रीज़न इसका क्या बोल रहे हैं कि सनसेट क्लास इज ए प्रोविजन टू अवॉइड स्टैग्नेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस बाय रिमूविंग अनवांटेड लॉस ऑफ द टाइम। ये बोल रहा है, रीज़न बोल रहा है कि ये सनसेट क्लास एक प्रोविजन है जिससे हम स्टैग्नेशन को क्या कर सकते हैं, अवॉइड, ठीक है, और रिमूव कर सकते हैं अनवांटेड लॉस को विद इन टाइम। यस, दिस इज द राइट रीजन। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि अगर कोई स्कीम 1947 से चलती हुई आज तक चलती आए, ठीक है, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो देन उस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि एक टाइम लिमिट हो, बस उस टाइम तक वो स्कीम एग्जिस्ट करे और उसके बाद वो क्या कर सके जाए, वैनिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, ये फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। मैसेज शेड्यूल्स हमें दिए हैं और हमें पता है कि ये कौन से सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिक पता होना चाहिए, वो है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। शेड्यूल 3, ठीक है, ओथ एंड एफर्मेशंस, ए के साथ आ गए ना एफर्मेशंस, ठीक है, तो दिस इज राइट। शेड्यूल 4, सीट्स टू अलॉटेड टू राज्यसभा, 4R राज्यसभा, ठीक है ये भी। शेड्यूल 5, डिवीजन ऑफ पावर्स, लेकिन 5S के साथ शेड्यूल एरियाज है, तो ये क्या हमारा रॉन्ग। शेड्यूल 8, लैंग्वेजेस, शेड्यूल 8, ठीक है, तो 8 क्या है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये क्या है राइट, ठीक है। तो कितने पेयर्स हमारे राइट हैं, 1, 2 and 3। सो इसका आंसर है सी, ओनली 3 पेयर्स। और शेड्यूल 5 क्या है, गलत। तो शेड्यूल्स आप 12 शेड्यूल्स को लर्न कर लेना अच्छे से। 65, ये है हमारा इकोनॉमी का क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग मनी ऑफ लीगल टेंडर स्टेटस। यस, डिमोनेटाइजेशन की ये तो डेफिनेशन है कि लीगल टेंडर स्टेटस से किसी भी मनी को क्या कर देना, निकाल देना, ठीक है। तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट।
देन an increase in the cash reserve ratio by the Reserve Bank of India increases the money multiplication in the market. अगर कैश रिजर्व रेशो को हम इंक्रीज कर देंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मनी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. बट बैंक्स के पास पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक्स के पास अगर पैसा कम हो जाएगा तो मनी मल्टीप्लिकेशन जो मार्केट में है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ना कि इंक्रीज. इन्होंने बोला इंक्रीज होगी, तो ये हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट. Third, haircut reflects the borrower's perception of the risk of falls in the value of assets. मतलब जो borrower होता है, जैसे बैंक है, बैंक क्या है, लेंडर, जो कि पैसे क्या देता है, किसी कस्टमर को देता है, और कस्टमर क्या है, borrower. ठीक है. सो बैंक में से अगर किसी कस्टमर ने सपोज करो 10,000 रुपीज़ लिए हैं, तो लेकिन एक टाइम पे कस्टमर क्या कर रहा है, वो पैसे वापस नहीं दे रहा है, तो बैंक बोलता है कोई नहीं, आप क्या करो 8,000 रुपीज़ हमें वापस दे दो. तो बैंक ने क्या किया, 20% हेयर कट कर दिया. तो किसको लॉस हुआ, किसकी वैल्यू एसेट की वो फॉल हुई, तो हुई बैंक की, जो कि है लेंडर. लेकिन बारोर की जो मनी थी, एसेट्स की, वो एसेट्स की वैल्यू थी, वो क्या हुई, इंक्रीज हुई. सो इन्होंने बोला है कि वारोर जो कि कस्टमर है, उसकी वैल्यू ऑफ एसिड में क्या होता है, फॉल आता है रिस्क में. ठीक है. ये क्या हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है. तो हमारी सिर्फ राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट डी इज द राइट आंसर. ठीक है. एक बार फिर से इसको समझ लेना. ठीक है. दोबारा से बैक करके वीडियो. 66, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. असर्शन दिए हो और हमें रीजंस बोले. ठीक है. एडिशनल टायर 1 81 बॉन्ड्स होते हैं, वो बैंक्स यूज करते हैं टू एगुमेंट देयर कोर इक्विटी बेस एंड कंप्लाई विद द बेसल थर्ड नॉर्म्स. तो ये हमारी है राइट असर्शन. ठीक है. एडिशनल टायर 1 81 बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. क्या ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं? सो एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स को क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं, जो कि जिनकी कोई प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी डेट नहीं होती है. कोई इन्होंने नहीं बताया होता है कि इस टाइम पीरियड में हम इसको वापस ले लेंगे. ठीक है. तो ये हमें ये एक दिन देके दूसरे दिन भी ये वापस ले सकते हैं, जहाँ फिर सालों साल तक भी नहीं लेंगे. सो हम 81 बॉन्ड्स को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स नहीं बोल सकते. सो ये क्या है, आर है फॉल्स. सो सी इज द राइट आंसर, ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 67. इन इंडिया द ब्रॉड मनी M3 मेजर्स मनी सप्लाई एज सम ऑफ. किस किस का सम जो है वो ब्रॉड मनी M3 होता है. ठीक है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम. M1 की क्या डेफिनेशन है, करेंसी विद पब्लिक. पब्लिक के पास क्या करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI. सो करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट विद RBI, और टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक. टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक भी था ना. ठीक है. सो इसका जो राइट आंसर है वो है वी. इसको लर्न कर लेना इस टेबल को अच्छे से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 68. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सेड टू हैव प्रिवेंटेड ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स को प्रिवेंट करते हैं इन द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. सो हमें पहले पता होना चाहिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते क्या हैं. Trickle down economics is a term used in the critical references. मीन्स क्या होता है कि वेल्थी इन्वेस्टर्स और लार्ज कॉर्पोरेशंस होते हैं, उनको फेवर मिलता है, मतलब रिच जो होता है उसको और ज़्यादा वेल्थ मिलती है. सो इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ परचेज इनपुट और प्राइवेटली मैनेज इरीगेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना. यस, ये भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स है. ठीक है. मोर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बाय लार्जर लैंड होल्डिंग फार्मर्स. ठीक है. ये क्या है, ये नहीं आएगा इसमें. लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द एग्रीकल्चर वर्क फोर्स ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी. यस, ये भी न्यू टेक्नोलॉजी भी. ठीक है. द फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये नहीं है इसमें. ठीक है. सो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 3 सी दी राइट आंसर. ठीक है. एक बार ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स अच्छे से आप रीड कर लेना. ठीक है. देन आपको अच्छे से इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 69. Which among the following statements are correct regarding the share market operations? Where is a person, where वो वाला person who speculates share prices to fall in future and so sells his share and earn a profit. ठीक है. where वो person होता है जो क्या चाहता है कि share prices क्या हो, फ्यूचर में फॉल हो. ठीक है. तो याद रखना, वियर वो है जो फॉल हो, और वुल क्या है जो बोले कि फ्यूचर में प्राइसेस क्या हो, राइस गो अप. ठीक है. तो दोनों की दोनों डेफिनेशंस क्या हमें ठीक दी हैं, राइट दी हैं. तो हमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है.
अगर आपको ये दोनों पता है तो आपको ऑटोमेटिकली सी निकल जाएगा इसमें से। देन ए बुल इंक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बुल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ शेयर्स। नहीं, ये क्या है, रॉन्ग, क्योंकि अगर वो इंक्रीज करेगा तो फ्यूचर में बुल चाहता है कि राइज करे, ठीक है, प्राइसेस। अगर वो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर देगा तो उससे तो फिर डिक्रीज हो जाएगी फ्यूचर में उसकी प्राइसेस, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर्स उतनी कम वैल्यू, ठीक है। सो ये क्या है, रॉन्ग, ठीक है। वेयर क्रेजेस स्कार्सिटी ऑफ शेयर्स इन द शेयर मार्केट। नो, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, शेयर्स, ताकि उसकी वैल्यू क्या हो जाए फ्यूचर में फॉल। तो ये दोनों क्या कर दिए हैं, इंटरचेंज करके इनकी डेफिनेशंस दे दी हैं। सो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ए 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 70, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की जो एक्शंस है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, ठीक है, इनमें से कौन कौन सा हमारा इनकरेक्ट है, इन्होंने पूछा इनकरेक्ट, ठीक है। इट एम्स टू मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ बीकर बैंक्स मोर क्लोजली। आरबीआई करता है, ऑपरेशन है जितने भी बीकर बैंक्स के उनको मॉनिटर करता है मोर क्लोजली, ताकि वो इनकरेज कर सके उनको तो कंजर्व कैपिटल एंड अवॉइड रिस्क। जैसे ये क्या हमारा राइट स्टेटमेंट। देन इट इम्पोजेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस बाय बैंक्स दैट आर फाइनेंशियली वीक। आरबीआई क्या करता है, अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के से फाइनेंशियली वीक जितने भी बैंक्स हैं उनको एक्सपेंड नहीं करने देता है अपनी ब्रांचेस, और उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस पे क्या लगाता है, रिस्ट्रिक्शंस। जैसे ये भी इसके पीसीए में आता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गई, करेक्ट स्टेटमेंट्स। लेकिन हमें पूछा उन्होंने इनकरेक्ट, तो दोनों की दोनों राइट हैं, तो नाइदर 1 नाइदर 2, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट करेक्ट ये जरूर देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 71, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोवरेन बॉन्ड्स, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स दिए, हमें पूछिए करेक्ट कौन सी है इनमें से, किसके रिलेटेड, सोवरेन बॉन्ड्स के रिलेटेड। इस सोवरेन बॉन्ड ये स्पेसिफिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, इश्यूड करती है उसको गवर्नमेंट, दोनों फॉरेन बैंक्स में भी, करेंसी में भी, और डोमेस्टिक करेंसी में भी। तो ये क्या हमारी राइट स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों फॉरेन और डोमेस्टिक करेंसी में गवर्नमेंट इसको इश्यू करती है, ठीक है, इस बॉन्ड को। देन द जील्ड, इसकी जो जील्ड है सोवरेन बॉन्ड की, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट है दैट द गवर्नमेंट पेस ऑन द इशूइंग बॉन्ड्स। तो ये भी क्या हमारा राइट स्टेटमेंट। द सेंट्रल बैंक आल्सो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी विद इन द इकोनॉमी बाय द यूज ऑफ दिस बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को यूज करके जो सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी विद इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये भी क्या हमारी राइट स्टेटमेंट। तो तीनों की तीनों है राइट, तो D 1, 2 and 3 is the right answer. Question number 72. Consider the following statements about National Payment Corporation of India NPCI. NPCI के बारे में हमें क्या दिए, स्टेटमेंट्स दिए हैं, और हमें बताया कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यस, ये क्या हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एनपीसीआई, और किसके प्रोविजंस के तहत है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। देन सेकेंड, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज सेटअप टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके लिए बनाई गई है एनपीसीआई, ताकि ये प्रोवाइड कर सके हमें इंफ्रास्ट्रक्चर टू द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया फॉर फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। चाहे वो फिजिकल करना हो हमने पेमेंट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक करना हो, तो उस पर इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है हमें, एनपीसीआई। देन ये भी हमारा क्या है, राइट स्टेटमेंट। थर्ड, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस एंड चेक ट्रुंकेशन सिस्टम सीटीएस आर दी फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स ऑफ एनपीसीआई। तो यस, ये दोनों क्या है, किसके प्रोडक्ट्स हैं, एनपीसीआई को। तो तीनों की स्टेटमेंट्स हमारी है राइट स्टेटमेंट्स। तो करेक्ट पूछी है हमें, तो डी इज दी राइट आंसर 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 73, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ द फिजिकल डेफिसिट रेशो इज टू हाई। अगर फिजिकल डेफिसिट रेशो किसी भी कंट्री की बहुत ज़्यादा है, तो इट लीड्स टू हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी बोरोइंग। जो भी लेने वाले होते हैं प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस से पैसा, उनको क्या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। तो यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट।
Then Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003 suggests bringing the fiscal deficit down to 3% plus or minus 2% of the GDP. तो आपने मुझे ये बताना है कि कितना उन्होंने सुजेस्ट किया है, ठीक है, लेकिन ये है रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है. तो हमें करेक्ट पूछी है, तो इसमें A 1 ओनली इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 74, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमें स्टेटमेंट्स दिए और हमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं. जीडीपी इवेल्युएटेड एट करंट मार्केट प्राइस में अगर हम जीडीपी इवेल्युएट करते हैं तो वो इज नॉट द राइट मैट्रिक टू कंपेयर द जीडीपी फिगर्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज. यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, क्योंकि वो हमारे लिए एक राइट मैट्रिक नहीं होगा कि हम कंपेयर कर सकें किसी और की कंट्री की जीडीपी के साथ, ठीक है. तो नॉट, तो ये क्या है राइट स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने बोला करंट मार्केट प्राइस, ठीक है. देन सेकंड, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन ए वे सच दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूएटेड एट सम कांस्टेंट प्राइस सेट ऑफ प्राइसेस. नॉमिनल जीडीपी नहीं होता, वो होता है रियल जीडीपी, ठीक है. रियल जीडीपी को हम किस पे मेजर करते हैं, कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस पे. तो ये हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट. इफ द रियल जीडीपी चेंजेस we sure that it is the volume of production which is undergoing changes. dash. अगर रियल जीडीपी चेंज कर रहा है तो हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है जो कि चेंज कर रहा है. तो थर्ड क्या हमारी राइट स्टेटमेंट. तो 1 and 3 आर द राइट स्टेटमेंट्स. तो आंसर इज C 1 and 3. सो अभी हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस खत्म हो गए. अभी हमारे स्टार्ट होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कॉल्ड द सुपरवर्ग दैट इज यूज्ड फॉर ऑयल डिग्रेडेशन. कौन सा बैक्टीरिया सुपरवर्ग कहलाया जाता है और वो किसके लिए यूज किया जाता है, ऑयल डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है. तो इसका राइट आंसर है C सुडोमोनस पुटिडा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 76, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, असर्शन और रीजन. हमें बताना है करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है. तो स्मॉल एनिमल्स हैव ए लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम. उनके जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन सरफेस एरिया उनका क्या होता है, लार्ज. सो दिस इज राइट. दे लूज बॉडी हीट व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड. तो रीज़न क्या दिया है, क्योंकि वो उनको लूज करनी होती है हीट क्योंकि जब कोल्ड हो आउटसाइड. तो दिस इज आल्सो द राइट. और इसका आंसर क्या है, A. बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. आप सोच रहे होंगे स्मॉल एनिमल्स का होता होगा लार्ज सरफेस एरिया. यस, होता है. ये देखो, स्मॉल एनिमल्स हैव लार्जेस्ट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. दिस मीन्स हायर सरफेस एरिया टू लूज बॉडी हीट. Therefore, these animals lose body heat very fast when it is cold outside and must expend metabolic energy to maintain body heat. So, its right answer is A. Both A and R true and R is the correct explanation of A. ठीक है, यही रीजन है कि उनका एरिया क्या होता है, स्मॉल, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी की हीट क्या करनी होती है, लूज. Question number 77. The equation dn upon dt equal to r upon n describes dash pattern of population. So ये जो आपको इक्वेशन दी है जी कौन से पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करती है, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, लॉगरिथमिक, रेक्टेंगुलर. सो इसका राइट आंसर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है. इधर r है वाई का पोटेंशियल और n है पॉपुलेशन, ठीक है. 78. Which of the statement is true? Benthic refers to the floor of the sea and benthos refers to the plants and animals that live there. So इसका जो राइट आंसर है वो है A, ठीक है. बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स है ये है रॉन्ग, ठीक है. बेंथिक क्या होती है, फ्लोर ऑफ द सी, एंड बेंथोस क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव देयर. क्वेश्चन नंबर 79. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए, असर्शन एंड रीजंस, और हमें पता है करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है. असर्शन दिया हमें, द सोलर रेडिएशंस फ्रॉम द सन इज बैलेंस्ड बाय द थर्मल रेडिएशंस रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द अर्थ. सपोज करो ये हमारे पास क्या है, अर्थ, ठीक है. जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं उसको कौन बैलेंस करता है, जो थर्मल रेडिएशंस अर्थ से रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, ठीक है. और इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं फ्रॉम द सन, वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक. सो ये हमें असर्शन दी है राइट. रीजन, दी आउट गोइंग थर्मल रेडिएशन, जो ये आउट गोइंग थर्मल रेडिएशंस हैं ये डिपेंड करती हैं अर्थ सरफेस टेम्परेचर की, अर्थ का सरफेस टेम्परेचर कितना है, एंड प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, और एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस कितनी एटमॉस्फेयर में हैं जो कि अब्जॉर्ब कर सकें इन थर्मल रेडिएशंस को. तो असर्शन भी राइट है, रीजन्स भी राइट है, और असर्शन का रीजन हमें
राइट दिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 80. The processes of permafrost, glaciations, defrostings and deglaciations are known as, इन processes को क्या बोलते हैं हम? तो इसका राइट आंसर है डी, क्रायोजेनिक processes. 81. A coalition of 50 plus companies worldwide seeking to send a powerful market signal to commercialize zero carbon technologies. इसको हम क्या बोलते हैं? जो 50 प्लस कंपनीज का कोलेशन हुआ है, इसका राइट आंसर है ए, फर्स्ट मूवर्स कोलेशन, ठीक है। तो ये था उस टाइम पे न्यूज़ पे, तभी ये क्वेश्चन आया। 82. लाइकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो ये तो आपको इजी कैटेगरी में क्वेश्चन है। लाइकन किसकी एग्जाम्पल होती है? म्यूटेलिज्म, ए, ठीक है। 83. पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाइज, अगर बटरफ्लाई के साथ पॉलिनेशन क्या होता है? एक से स्टेमन से प्लांट्स के फीमेल्स पार्ट्स तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं पॉलिनेशंस। पॉलिनेशंस बाय बटरफ्लाइज, उसका क्या आंसर होता है? अनिथोपॉली, एलिलोफिली, मैकोफेली या साइकोफिली। सो आपको फर्स्ट टू में से कोई एक ऑप्शन लगेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है साइकोफिली, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। 84. बैक्टीरिया विच हेल्प इन डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो कि डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, कौन सा बैक्टीरिया? राइट आंसर इज सी, सूडोमोनास। 85. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स डिसीजेस माइक्रोब्स, ठीक है। हमें डिसीजेस दिए हैं और हमें बताया कि कौन से माइक्रोब से वो होती हैं, ठीक है। म्यूकोमाइकोसिस, ये होती है फंगस से, तो ये क्या है? राइट, फंगस से ही होती है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, जेस, दिस इज वाई बैक्टीरिया, ठीक है। देन मंकी पॉक्स, सो मंकी पॉक्स डीएनए वायरस ही है इसका माइक्रोब, ठीक है। मलेरिया का आरएनए वायरस नहीं है, ये है हमारा रॉन्ग। इसका क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ पैरासाइट, ठीक है। कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम, ठीक है। सो हमारा राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3, 3 पेयर करेक्ट हैं, सो सी, ओनली 3 पेयर्स मैच। क्वेश्चन नंबर 86. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, वैक्सीन दी है हमें और हमें पूछा है कि ये वैक्सीन कौन से टाइप की है, ठीक है। और हमें बताना है कि करेक्ट मैच कितने पेयर्स करेक्टली मैच हैं, ठीक है। फर्स्ट, जाइकोव डी, डीएनए वैक्सीन, यस। स्पुतनिक, ये कि रशिया की वैक्सीन थी, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, राइट। मोडर्ना mRNA वैक्सीन, राइट। कोवैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, राइट। तो जितने भी हैं ये सारे के सारे पेयर्स क्या हैं? मैच। द करेक्ट मैचेस आर डी, ऑल पेयर्स आर मैच। क्वेश्चन नंबर 87. कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो हमें पूछिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी रेफर्स टू ए डिजिटली सिमुलेटेड एक्सपीरियंस दैट कैन आइदर मिमिक रियलिटी और क्रिएट ए यूनिक वर्जन ऑफ रियलिटी। तो ये जो हमें डेफिनेशन दी है, ये दी है हमें वर्चुअल रियलिटी की, तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट। Then second statement, virtual reality brings digital elements into real world through reality glasses or number of other digital devices. Other digital devices और reality glasses के साथ digital elements को real world में bring करना, उसको वो होती है augmented reality। तो दोनों definitions इन्होंने की है interchange, तो दोनों के दोनों हमारी क्या दी है इन्होंने? रॉन्ग स्टेटमेंट्स, लेकिन हमें पूछा करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हमारी एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो नाइदर 1 नॉट 2, राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 88. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए इन्होंने हमें 2 स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। देन क्लोरीन किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट इट डज नॉट इफेक्ट स्पोर्स एंड हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस वायरसेस, ठीक है। तो ये हमारी राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्लोरीन बैक्टीरिया को तो किल करती है, लेकिन ये अफेक्ट नहीं करती है स्पोर्स और हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस जो कि वायरसेस होती हैं, ठीक है, इनके वायरसेस को। देन सेकेंड, ओजोन रिमूव्स ऑल क्लोरीन एंड इनएक्टिवेट वायरस वेरी क्विकली। सो आप ऑल देखेंगे ना जैसे, तो आप बोलेंगे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ हर टाइम ऑल वाली स्टेटमेंट्स रॉन्ग नहीं होती है, तो ये हमारी है राइट स्टेटमेंट। ओजोन क्या करता है? रिमूव करता है जितनी भी क्लोरीन होती है और इनएक्टिवेट करता है वायरस को वेरी क्विकली। तो हमारे राइट आंसर है इसका सी, बोथ 1 एंड 2
are correct statements. 89. Consider the following statements. The property of carbon atoms to link with other carbon atoms is known as catenation. कार्बन 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 इन एटम्स को लिंक करना, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं कार्बन की? कैटिनेशन. So yes, it is the right statement. The phenomena of the existence of compounds having same molecular formula but different structural formula is known as isomerism. जैसे isomerism की ही definition है, जिनका कि same molecular formula होता है लेकिन different structural formula होता है. ठीक है, तो right statement, दोनों की दोनों statements हैं right, और हमें पूछी है correct statements, तो C both 1 and 2 is the right answer. 90. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेस्ट. असर्शन दिया और हमें रीज़न बताया. ठीक है, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं जो इस टाइम पे, यानी कि अभी कौन सा चल रहा है मंथ मई, अप्रैल मई में लगाई जाती हैं. ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में क्या करती जाती हैं, फसलें काट दी जाती हैं. और रबी क्रॉप्स क्या हो जाती हैं जो इस टाइम पे काटते हैं, मतलब अप्रैल में काटते हैं और लगाई कब जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में. ठीक है, तो बोल रही है कि खरीफ क्रॉप्स आर मोर ससेप्टिबल टू पेस्ट एज अगेंस्ट रबी क्रॉप्स. सो ये हमें राइट स्टेटमेंट दी है. जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं पेस्ट से, जैसे रबी क्रॉप के कंपैरिजन. ठीक है, तो रीज़न क्या है इसका कि ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट सपोर्ट करता है इंटेंस ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को देन ह्यूमिड कोल्ड क्लाइमेट. जैसे ये तो राइट है. ठीक है, कि ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट होगा तो वो उसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी क्रॉप्स की एज कंपैरिजन टू ह्यूमिड कूल क्लाइमेट. लेकिन ये रीज़न नहीं है इसका कि वो ज़्यादा ससेप्टिबल है पेस्ट के. ठीक है, तो both A and R are true, correct, but R is not the correct explanation of A. B is the right answer. 91. मैच दी फॉलोइंग. हमें दिए स्पेस नेशंस और स्पेस एजेंसीज, किस एजेंसी से उनको लॉन्च किया. ठीक है, साइकी किसने किया, ESA ने नहीं, ये ESA ने नहीं किया जी, किया है नासा ने. ठीक है, सो ये है रॉन्ग. देन स्लिम किसने किया है, इन्होंने बोला है नासा ने, लेकिन नासा ने नहीं किया, इसको किया है जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है. ठीक है, देन ये जुपिटर के लिए मिशन है, इसको किसने किया, जाक्सा. इसको जाक्सा ने नहीं किया, ESA ने किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया. ठीक है, तो तीनों की तीनों हमारी क्या होगी, रॉन्ग. देन फोर्थ आदित्य एल 1, इसको इसरो ने किया जो कि हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. तो येस, दिस इज द राइट. आदित्य एल 1 हमारी इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया. तो कितनी करेक्ट मैचेस है, ओनली 1. आंसर इज ए, ओनली 1 पेयर मैचेस. 92. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मशीन लर्निंग हमें पूछिए करेक्ट आंसर इसका. ठीक है, मशीन लर्निंग यूजेस लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स दैट आर लूजली मॉडल्ड ऑन द ह्यूमन ब्रेन. सो नहीं, ये क्या है, गलत. ठीक है, डीप लर्निंग इज ए ब्रॉडली अबाउट टीचिंग ए कंप्यूटर हाउ टू स्पॉट पैटर्न्स एंड यूज माउंटेन्स ऑफ डाटा टू मेक कनेक्शंस without any programming to accomplish a specific task without. No, this is also the wrong statement. ठीक है, तो correct answer neither 1 nor 2, दोनों की दोनों statements हमारी क्या है, incorrect. Question number 93. Consider the following statements regards 5G technology. 5G mainly works in 3 bands, namely low, mid, high frequency spectrum. Right. ठीक है, the low band spectrum has shown great promise in terms of coverage and speed of internet and data exchange. The maximum speed is limited to 100 Mbps. So this is also the right statement. Low band spectrum may be used by industries and specialized factory units for building captive network. No, लो बैंड स्पेक्ट्रम को नहीं यूज़ किया जाता है, वो होता है मिड रेंज स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो इसका ये है हमारा इनकरेक्ट. सो राइट करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1 and 2. ए इज द राइट आंसर. 94. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड्स नॉन फंजिबल टोकन्स आर करेक्ट. हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, everything from drawing, photos, videos, GIFs, music, in games, items, selfies and even a tweet can be turned into non-fungible tokens. ठीक है, so this is the right statement. So पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉन फंजिबल टोकन होते हैं. नॉन फंजिबल टोकन्स वो टोकन्स होते हैं जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में. ठीक है, तो ये क्या हमारी राइट स्टेटमेंट. सेकेंड, NFT नॉन fungible tokens can be traded and exchanged with the use of blockchain technology. Yes,
ट्रेड कर सकते हैं लेकिन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है, अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। सो ये क्या हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट ओनली 1A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, most of the time individual rain drops hit the earth's surface, ठीक है, अलग अलग ड्रॉप्स वो हिट करती हैं सरफेस को विद कांस्टेंट वेलोसिटीज। तो राइट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ठीक है। When an object falls through a viscous fluid, it attains a constant terminal velocity after some times. Yes, or this is also the reason of this assertion. ठीक है, so हमारा होगा both A and R are true and R is the correct explanation of A. C is the right answer. लेकिन इधर देखा आपने गेम चेंजर क्या है, ये वाले ऑप्शन जो ए बी में होते थे वो अब सी डी में दे दिए, ठीक है। आप क्या करोगे कि आप इधर से देखोगे, आप नीचे देखोगे नहीं, आपको लगेगा कि ए इज द राइट आंसर, तो आप उधर टिक ए को मार्क करके आ जाओगे, लेकिन जबकि आपका वो रॉन्ग काउंट होगा, ठीक है। सो थोड़ा उधर फोकस से सब कुछ, कंसंट्रेशन से सब कुछ करना है, ठीक है। तो 95 का आंसर क्या है, सी। 96, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाई डज एन एप्पल टर्न्स ऑरेंज व्हेन केप्ट इन द एयर एटमॉस्फेयर, जब एप्पल सेब को हम एयर के एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर देता है ऑरेंज में, व्हाई। हमें पूछा हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। एप्पल कंटेन्स टैनिस विच एक्ट एज ए एस्ट्रिंजेंट एजेंट, आपको मैं बता देती हूँ सिर्फ एक ही, ठीक है। थर्ड, एप्पल टर्न्स ब्राउन टर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ फिनोलिक्स एजेंट की वजह से। बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स है ये क्या हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ए, ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, बाकी आप पढ़ लेना खुद। सो आप इन क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने डिफ़िकल्ट एग्जाम्स आ रहे हैं। 97, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, हमें बतानी है करेक्ट वन कौन सी है। दिस G-SAT 24 सैटेलाइट्स वाज लॉन्च्ड ऑन द फ्रेंच रॉकेट एरियन 5, ठीक है। तो यस, फ्रेंच रॉकेट एरियन 5 ने लॉन्च किए थे हमारे G-SAT 24 सैटेलाइट, ठीक है। तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। करंटली रीजन क्या है इसका, करंटली इंडिया डज नॉट हैव ए स्पेस लॉन्च रॉकेट दैट कैन लिफ्ट ए सैटेलाइट बेइंग ओवर 4 टन्स इनटू जियो स्टेशनरी आर्ट। सो यस, अभी इंडिया के पास ऐसा स्पेस लॉन्च रॉकेट नहीं है जो कि 4 टन से ज़्यादा हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, ठीक है। सो दोनों के हमारे करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो राइट आंसर इज ए। 98, which of the following quantity remains constant when an artificial satellite revolves around the earth? अर्थ के राउंड जब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर है एंगुलर मोमेंट, ओनली द एंगुलर मोमेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। 99, a breath test used by traffic police to check drunken driving juices, ठीक है, उसमें कौन क्या होता है, ठीक है। तो वो होता है ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट है, ठीक है, ब्रीथ टेस्ट। आंसर इज ए। 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, कैल्सिनेशन, लीचिंग, बैन अर्कल मेथड। सो आपको बी और सी को तो आप कैंसिल कर लोगे, ए और डी में आपको कन्फ्यूजन होगी, तो इसका राइट आंसर है ए, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन की जाती है, ठीक है। सो हमारे 100 क्वेश्चन जहाँ पे होते हैं कंप्लीट, और हमारा 2022 का जो JKAS प्रीलिम्स का पेपर था वो हमने कर लिया अभी डिस्कस। तो अभी आप मुझे बताएंगे कि आपको इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन थे जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे होते तो आप कर पाते, ठीक है। तो और ये भी आप मुझे बताएंगे कि आपको ये पेपर कैसा लगा, इजी, मॉडरेट और फिर डिफ़िकल्ट। मुझे तो ये पेपर लगा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो कि बाकी अगर स्टेट्स के पेपर्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो JKPSC का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। एंड ये यूपीएससी लेवल के ही बिल्कुल आप रख सकते हैं इक्वल, क्योंकि वैसे भी पैटर्न और सिलेबस तो बिल्कुल सेम ही है। तो ये जो वीडियो होने वाली है जिस सभी एक्सपीरियंस के लिए क्या होने वाली है, बेनिफिशियल, ठीक है।
बाकी आप मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। इस बार आप ज़रूर JKS प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे एंड होप कि आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लगी होंगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं आपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि इस जुलाई में आपका JKS प्रीलिम्स देने वाले हैं, ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके, ताकि वो इन वीडियोस को देख के जो एनालाइज कर पाएँ कि आप उनको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एंड हमने इस पेपर को 2 आवर्स के विद इन कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट, अगर हम दोनों पार्ट्स को जो मिलाएं, ठीक है। सो जितना हमें एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मिलता है उतने टाइम में हमने ये पेपर कंप्लीट किया है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आप मेहनत करिए एंड टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय 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 बाय।